हाय एवरीवन। आज का लेक्चर हम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक स्टैंडर्ड हाफ सेल पे शुरू करने जा रहे हैं। स्टैंडर्ड हाफ सेल क्या होता है, सबसे पहले तो हम ये पढ़ लेते हैं और उसके बाद हम आज के लेक्चर में ये सीखेंगे कि हाउ टू स्केच एंड लेबल स्टैंडर्ड हाफ सेल ऑफ डिफरेंट पॉसिबल टाइप्स जो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में हम यूज़ करते हैं। सबसे पहली बात हमें ये पता होनी चाहिए कि केमिस्ट्री में दो कॉमन टाइप के इलेक्ट्रोड्स हैं जो हम यूज़ करते हैं। एक इलेक्ट्रोड होता है कैथोड और दूसरा होता है एनोड। कैथोड और एनोड को अगर हम कंबाइन कर दें किसी बीकर में तो कॉम्बिनेशन ऑफ कैथोड एंड एनोड इज नोन एज सेल। तो सेल क्या होता है? सेल इज अ सिंपल कॉम्बिनेशन ऑफ टू इलेक्ट्रोड्स कैथोड एंड एनोड। और सेल वो सेटअप होता है जिसमें कंप्लीट रिडॉक्स रिएक्शन हो रहा हो, जिसमें रिडक्शन भी हो रही हो और ऑक्सीडेशन भी हो रही हो। अब सेल के मुकाबले में हाफ सेल क्या होता है? हाफ सेल कोई भी ऐसा सेटअप है जिसमें एक इलेक्ट्रोड होता है, या कैथोड होता है या एनोड होता है। और हाफ सेल उस सेटअप को कहते हैं जिसमें एक वक्त में या तो ऑक्सीडेशन हो रही हो या फिर रिडक्शन हो रही हो। दूसरी बात, हम इस हाफ सेल को स्टैंडर्ड हाफ सेल क्यों कहते हैं? क्योंकि जब भी हम कोई हाफ सेल या सेल केमिस्ट्री में कंस्ट्रक्ट करते हैं फॉर एक्सपेरिमेंटल पर्पसेस, तो हमेशा हाफ सेल और सेल हम अंडर स्टैंडर्ड कंडीशंस ही कंस्ट्रक्ट करते हैं टू मेक फेयर कंपैरिजन बिटवीन डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स एंड हाफ सेल्स। अब स्टैंडर्ड हाफ सेल कैसे बनता है? तो स्टैंडर्ड हाफ सेल के लिए कुछ हमारी स्टैंडर्ड कंडीशंस हैं जिनको हमने अप्लाई करना होता है ड्यूरिंग द कंस्ट्रक्शन ऑफ हाफ सेल्स एंड सेल्स इन इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। अब वो कंडीशंस क्या हैं? सबसे पहली स्टैंडर्ड कंडीशन जो हमारी है वो टेम्परेचर है। 298 और 25 डिग्री सेल्सियस, 298 केल्विन होना चाहिए या 25 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर होना चाहिए। अगर हम कोई गैस यूज़ कर रहे हैं किसी हाफ सेल में या सेल में, तो उसमें जो उसका जो प्रेशर हमें लेना है वो हमेशा 1 atm लेना है। जितने भी सॉल्यूशंस हम यूज़ करते हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में फॉर मेकिंग डिफरेंट सेल्स एंड हाफ सेल्स, उनकी कॉन्सेंट्रेशन हमेशा 1 मोल पर डीएम क्यूब रखी जाती है। एक और कंडीशन जो हम हमेशा कांस्टेंट लेते हैं वो है जो स्टैंडर्ड लेते हैं, वो हमारा एक एलिमेंट है जिसको हम स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड के तौर पे यूज़ करते हैं, और वो एलिमेंट है मेटल प्लेटिनम। हम प्लेटिनम क्यों यूज़ करते हैं? तो क्यों का आंसर तो ये है कि प्लेटिनम जो है इट इज़ इनर्ट, इट इज़ मेटल एंड इट इज़ अ गुड कंडक्टर, इसलिए हम इसको यूज़ करते हैं। कब यूज़ करते हैं? तो दो आपने सब कंडीशन याद रखनी है कि प्लेटिनम कब यूज होता है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में। नंबर वन, जब कभी आपने कोई ऐसा हाफ सेल बनाना हो जिसमें कोई नॉन मेटल इन्वॉल्व हो। नॉन मेटल का क्या प्रॉब्लम होता है? नॉन मेटल्स आर नॉन कंडक्टर। तो अब इनको कंडक्टर चाहिए होता है अपने चार्ज को फ्लो करवाने के लिए, तो वो कंडक्शन का रोल यहाँ पे प्लेटिनम प्ले करता है। दूसरी कंडीशन जिसमें हमने प्लेटिनम यूज करना है, जब भी हमारे पास कोई ऐसा सोल्यूशन हो जिस सोल्यूशन में एक एलिमेंट के दो डिफरेंट आयंस प्रेजेंट हूं, तो उस केस में भी हम हमेशा प्लेटिनम यूज करते हैं। क्यों यूज करते हैं इसकी रीजन मैं आपको इस लेक्चर के एंड में एक्सप्लेन कर दूंगा। लेकिन एग्जाम्पल क्या हो सकती है? कोई ऐसा सोल्यूशन सपोज हमारे पास हो जिसमें आयरन 2 के आयन भी हों और आयरन 3 के भी आयन हों, तो ऐसे सोल्यूशन में हम हमेशा प्लेटिनम यूज करेंगे। क्यों यूज करेंगे मैं आपको बताता हूं आगे चल के। अब सबसे पहले हम कंस्ट्रक्ट करने जा रहे हैं एक बहुत ही सिंपल हाफ सेल हम कंस्ट्रक्ट करने जा रहे हैं जिंक का। अब जिंक का हाफ सेल जैसे हम कंस्ट्रक्ट करेंगे, मोर और लेस उसी तरह हम और बहुत सारे हाफ सेल स्केच करेंगे आज के लेक्चर में। और आपको आइडिया हो जाएगा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में कोई भी हाफ सेल जब आपने बनाना हो तो आपने इन्हीं बातों को अपने माइंड में रखना होगा। अब देखें, सबसे पहले हम जिंक का हाफ सेल कंस्ट्रक्ट करते हैं। कोई भी हाफ सेल जब हमने कंस्ट्रक्ट करना हो, सबसे पहले हम बीकर लेते हैं। बीकर में हम जो एलिमेंट है उस एलिमेंट का आयोनिक सोल्यूशन लेना है, और ऑब्वियसली उसका जो आयोनिक सोल्यूशन होना चाहिए उसकी कॉन्सेंट्रेशन 1 मोल पर डीएम क्यूब होनी चाहिए। जैसे इस वक्त हमारे सोल्यूशन में कौन सा आयन है जो कंपल्सरी प्रेजेंट होना चाहिए? तो हमारे सोल्यूशन में जिंक आयन लाजमी प्रेजेंट होना चाहिए। अब अगर आपको किसी मेटल के कंपाउंड के बारे में नहीं पता कि उसका कौन सा कंपाउंड सॉल्युबल है या इनसॉल्युबल है, आप श्योर नहीं है, तो आप क्या कर सकते हैं? आप हर मेटल का नाइट्रेट ले सकते हैं, बिकॉज ऑल नाइट्रेट्स आर सॉल्युबल। जब सारे नाइट्रेट सॉल्युबल हैं तो उनका आप जो भी कंपाउंड लेंगे वो हमेशा सॉल्युबल होगा, वो हमेशा आपको आयोनिक सोल्यूशन लेगा। मैं इस वक्त सपोज जिंक सल्फेट ले लेता हूँ या जिंक क्लोराइड ले लेता हूँ या जिंक नाइट्रेट ले लेता हूँ, लेकिन हर सूरत में उसकी कॉन्सेंट्रेशन 1 मोल पर डीएम क्यूब होनी चाहिए, ताकि हमारे सोल्यूशन में जिंक आयन की अमाउंट 1 मोल पर डीएम क्यूब स्टैंडर्ड हो। अब इस हाफ सेल को कंप्लीट करने के लिए हमने देखना है कि जिस एलिमेंट का हाफ सेल हम बना रहे हैं क्या वो कंडक्टर है। अगर वो मेटल है तो ऑब्वियसली कंडक्टर होगा। तो फिर तो हम स्ट्रेट फॉरवर्ड उसी मेटल की प्लेट या रॉड लेके
इस सोल्यूशन में डिप कर देंगे। तो इस केस में हमें पता है जिंक इज अ कंडक्टर, जिंक इज अ मेटल, तो हम जिंक की प्लेट लेंगे और जिंक की प्लेट हम इस बीकर, इस सोल्यूशन में डिप कर देंगे। अब जो ही कोई एलिमेंट अपने आयंस के साथ इंटरेक्ट करता है, अपने आयंस को अप्रोच करता है, तो दो प्रोसेसेस हैं जो साइमल्टेनियसली स्टार्ट हो जाते हैं। एक प्रोसेस क्या होता है, जिंक मेटल जो सॉलिड है वो इलेक्ट्रॉन लूज करके जिंक आयन बनाना शुरू कर देता है। इस प्रोसेस को हम केमिस्ट्री में जब भी इलेक्ट्रॉन लूज होते हैं हम कहते हैं कि ये ऑक्सीडेशन स्टार्ट हो गया है। तो ये प्रोसेस एक स्टार्ट हो जाता है ऑक्सीडेशन। दूसरा क्या होता है, जो सोल्यूशन में आयंस होते हैं उन पे चार्ज पॉजिटिव होता है, वो पॉजिटिव आयन नेगेटिव प्लेट की तरफ मूव करते हैं और नेगेटिव प्लेट पे आके दे कैन गेन इलेक्ट्रॉन एंड दे कैन अंडरगो रिडक्शन। तो इसका मतलब है दो प्रोसेस, जब भी कोई एलिमेंट अपने आयन के साथ इंटरेक्ट करता है तो दो प्रोसेस हमेशा स्टार्ट हो जाते हैं, एक होती है ऑक्सीडेशन, एक होती है रिडक्शन। और शुरू में जो प्रोसेस है, एक प्रोसेस जो है वो दूसरे से फास्ट होगा। एक टाइम आएगा जब दोनों प्रोसेस का रेट इक्वल हो जाएगा, और जब भी रेट ऑफ फॉरवर्ड और बैकवर्ड इक्वल हो जाए हम केमिस्ट्री में कहते हैं कि डायनामिक इक्विलिब्रियम अप्रोच हो गया है। इस वक्त हमारा डायनामिक इक्विलिब्रियम पे जो प्रोसेस डोमिनेट करेगा वो डिपेंड करता है रिएक्टिविटी ऑफ एलिमेंट पे। इस वक्त जो प्रोसेस डोमिनेट करेगा, जिंक हमारा रिएक्टिव मेटल है, तो इस वक्त जो प्रोसेस डोमिनेट हो रहा है वो है ऑक्सीडेशन। तो ऑक्सीडेशन डोमिनेट होने की वजह से क्या होगा, ऑक्सीडेशन डोमिनेट होने की वजह से हमारा जो प्लेट है जिंक का, इट विल बिकम एनोड। हमेशा ऑक्सीडेशन एनोड पे होती है, और जब भी ऑक्सीडेशन एनोड पे होती है तो एनोड इट बिकम्स नेगेटिव। अब ये जो हाफ सेल मैं बना रहा हूं, ये हाफ सेल मैं वोल्टाइक सेल के लिए बना रहा हूं। अब वोल्टाइक सेल क्या होता है ये एक और लेक्चर में मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है। तो याद रखें कि वोल्टाइक सेल में एनोड पे ऑक्सीडेशन नहीं होती है, तो एनोड पे जब ऑक्सीडेशन होगी तो इस पे चार्ज नेगेटिव आएगा। वोल्टाइक सेल के लिए ये बता रहा हूँ, एनोड पे हमेशा ऑक्सीडेशन होगी तो प्लेट पे नेगेटिव चार्ज आएगा। मैं एक दूसरे वीडियो आप देख लें, उसमें मैंने बताया हुआ है कि वोल्टाइक और इलेक्ट्रोलिटिक सेल में क्या डिफरेंस है। अच्छा चलिए आगे चलते हैं। अब ये हाफ सेल हमारा कंप्लीट हो गया। इस हाफ सेल में आपने देख लिया कि जिंक इज एक्टिंग एज एनोड। अब जिंक प्लेट कैसे नेगेटिव हुई है, मैं राइट साइड पे एक और एग्जांपल दे देता हूं, अगर किसी के माइंड में कोई कंफ्यूजन है तो वो यहाँ पे क्लियर हो जाती है। देखें, सपोज हमारे पास सोल्यूशन था जिंक सल्फेट का। जिंक सल्फेट में पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों आयन थे, जिंक आयन था और सल्फेट नेगेटिव आयन था, तो सोल्यूशन न्यूट्रल था, प्लेट भी न्यूट्रल थी। लेकिन प्लेट पे प्रोसेस स्टार्ट हुआ ऑक्सीडेशन का। ऑक्सीडेशन का क्या मतलब है, आप इमेजिन करें जिंक एटम है आपके सामने, जिंक एटम में से क्या चीज निकली, इलेक्ट्रॉन दो अलग कर दें, दो इलेक्ट्रॉन आपने अलग किए तो जिंक एटम क्या बन गया, जिंक आयन बन गया। अब एटम से आपने इमेजिन किया आयन बना लिया और दो इलेक्ट्रॉन अलग हो गए, तो एटम के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, इलेक्ट्रॉन इज अ चार्ज। अब चार्ज को कोई कैरियर चाहिए, उसने किसी चीज पे रहना है, तो वो किस चीज पे रह जाएगा, इलेक्ट्रॉन जो निकले हैं वो प्लेट के ऊपर रह जाएंगे, और जो एटम से आयन बना है, आयन विल गो इनटू द सॉल्यूशन। तो ग्रेजुअली क्या होगा, सॉल्यूशन के अंदर पॉजिटिव आयन आते चले जाएंगे, और प्लेट के ऊपर क्या चीज वो छोड़ के आ रहे हैं, वो इलेक्ट्रॉन छोड़ के आ रहे हैं। इसलिए आप देखें कि जब भी ऑक्सीडेशन होती है इस टाइप के हाफ सेल में, तो हमेशा प्लेट पे नेगेटिव चार्ज बिल्डअप होता चला जाता है और सॉल्यूशन ज्यादा पॉजिटिव होना शुरू हो जाता है, क्योंकि पहले सॉल्यूशन में पॉजिटिव और नेगेटिव आयन इक्वल थे, लेकिन अब सॉल्यूशन में प्लेट से पॉजिटिव आयन आ रहे हैं, तो सॉल्यूशन ज्यादा पॉजिटिव हो गया और प्लेट उसके रिलेटिव नेगेटिव होती चली गई। तो इस तरह हमेशा ऑक्सीडेशन में प्लेट नेगेटिव होती चली जाती है। लेकिन अगर इसके बरक्स हो जाए, अगर कोई ऐसी एग्जांपल आ जाए जिसमें रिडक्शन हो रही है, जैसे कॉपर की एग्जांपल लें, कॉपर लेस रिएक्टिव मेटल है, कॉपर अंडरगोज रिडक्शन इजीली। आप कॉपर की प्लेट लें और कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में डिप कर दें, तो कॉपर सिंस इट इज लेस एबल टू लूज इलेक्ट्रॉन, तो क्या होगा, प्लेट में जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उन इलेक्ट्रॉन्स को पॉजिटिव आयन अट्रैक्ट करेंगे। जब इलेक्ट्रॉन और पॉजिटिव आयन एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं तो सॉल्यूशन में से बहुत सारे पॉजिटिव आयन आएंगे, वो प्लेट से इलेक्ट्रॉन गेन करेंगे और वो रिडक्शन हो जाएगी, आयन की रिडक्शन होगी, तो आयन इलेक्ट्रॉन गेन करके एटम बन जाएगा, और एटम कहां पे डिपॉजिट हो जाएगा, एटम प्लेट के ऊपर डिपॉजिट हो जाएगा। जब एटम प्लेट के ऊपर डिपॉजिट हो जाएगा तो प्लेट हो जाएगी पॉजिटिव, क्योंकि उसके इलेक्ट्रॉन कम हो गए हैं,
और सोल्यूशन से क्योंकि पॉजिटिव आयन निकल के प्लेट पे डिपॉजिट हो गए हैं तो सोल्यूशन में नेगेटिव आयन ज्यादा हो गए। तो इसलिए रिडक्शन जब भी होती है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में, प्लेट पॉजिटिव और सोल्यूशन नेगेटिव, और अगर ऑक्सीडेशन हो तो प्लेट नेगेटिव और सोल्यूशन पॉजिटिव हो जाता है। ये एक जनरल सा कॉन्सेप्ट है जो आपके माइंड में हमेशा रहना चाहिए। अब इस कॉन्सेप्ट को यूज करके आगे डिफरेंट जितने भी डिफरेंट टाइप के हाफ सेल पॉसिबल हैं जो कहीं पे भी आपको सामना करना पड़ सकता है, वो सारे मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। जैसे देखें, नेक्स्ट हाफ सेल हम गैसेस के लिए हम कर लेते हैं। गैसेस में सबसे कॉमन हाफ सेल जो हम बनाते हैं वो हमारा एक रेफरेंस इलेक्ट्रोड है, हाइड्रोजन। सबसे कॉमन जो हम बनाते हैं स्टैंडर्ड हाइड्रोजन हाफ सेल का हाफ सेल हम कंस्ट्रक्ट करते हैं। क्यों? बिकॉज इट इज यूज्ड फॉर रेफरेंस पर्पसेस। रेफरेंस इलेक्ट्रोड का क्या मतलब है? रेफरेंस इलेक्ट्रोड का ये मतलब है कि इस हाफ सेल की मदद से हमने सारे एलिमेंट्स का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल डिटरमिन किया हुआ है। हमने सारे एलिमेंट्स का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हाइड्रोजन हाफ सेल की हेल्प से डिटरमिन किया हुआ है। कैसे किया हुआ है? हम कोई भी एलिमेंट लेते हैं, उसको कनेक्ट कर देते हैं वोल्ट मीटर से। वोल्ट मीटर का दूसरा टर्मिनल हम इस रेफरेंस इलेक्ट्रोड हाइड्रोजन हाफ सेल से कनेक्ट कर देते हैं, तो हमारा सर्किट कंप्लीट हो जाता है। एक देखें, एक टर्मिनल पे वोल्ट मीटर के क्या कनेक्ट था? कोई एलिमेंट कनेक्ट था। दूसरे पे हमने क्या कनेक्ट कर दिया? हाइड्रोजन हाफ सेल कनेक्ट कर दिया। तो वोल्ट मीटर पे जो डिफ्लेक्शन होगी वो उस दूसरे एलिमेंट का पोटेंशियल होगा। क्यों? क्योंकि इस रेफरेंस इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल हमने, इसका जो ई नॉट होता है, पोटेंशियल को ई नॉट से डिनोट करते हैं, इसके पोटेंशियल को हमने जीरो अस्यूम किया हुआ है। तो अब आप इमेजिन करें, अब बेहतर आप इमेजिन कर सकते हैं कि आपके सामने वोल्ट मीटर है, एक टर्मिनल पे आपने एक एलिमेंट लगाया हुआ है, दूसरे पे हाइड्रोजन लगाया हुआ है। एक साइड का पोटेंशियल जीरो है, तो जो रीडिंग आएगी वो दूसरी साइड का ही पोटेंशियल होगा। तो इस तरह हम स्टैंडर्ड हाइड्रोजन हाफ सेल को रेफरेंस इलेक्ट्रोड यूज करके हम किसी भी एलिमेंट का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल फाइंड कर सकते हैं। अब स्टैंडर्ड हाइड्रोजन हाफ सेल बनाने का तरीका क्या है? इसमें दो प्रॉब्लम है। पहली बात तो ये है, हाइड्रोजन नॉन मेटल है, और अभी मैंने आपको बताया था नॉन मेटल्स आर नॉन कंडक्टर। अब जब ये नॉन कंडक्टर है तो उसका तो सोल्यूशन हमारे पास है कि हम क्या कर सकते हैं, हम प्लेटिनम इलेक्ट्रोड यूज करके इसकी कंडक्शन करवा लेंगे। लेकिन दूसरा प्रॉब्लम यह है कि हाइड्रोजन इज अ गैस, गैसेज को कंटेन करना बड़ा मुश्किल होता है। गैसेज डिफ्यूज स्प्रेड आउट इजीली हो जाती हैं। तो उस चीज को रोकने के लिए हमेशा याद रखें, जब भी कभी भी आपको कोई भी ऐसा एलिमेंट दिया जाए जो गैस हो या लिक्विड हो जिनको आपको कंटेन करना पड़े, तो उनके लिए एक स्पेशल ग्लास कंटेनर हम यूज करते हैं फॉर कंटेनिंग दोज गैसेस एंड लिक्विड्स। अब वो कंटेनर आपने याद रखना है। ये कंटेनर सब गैसेस और लिक्विड के लिए आपने हाफ सेल बनाते हुए हमेशा याद रखना है। इस वक्त आप हाइड्रोजन का हाफ सेल बना रहे हैं, ऑब्वियसली जो सोल्यूशन होगा, सोल्यूशन में आपके पास हाइड्रोजन आयन होना चाहिए। HCl ले लें, HCl में हाइड्रोजन आयन होता है, और HCl की जो कॉन्सेंट्रेशन आप लेंगे वो 1 मोल पर DM³ होनी चाहिए। अब हाइड्रोजन नॉन मेटल है, हम इसमें डिप कर देंगे प्लेटिनम की छोटी सी एक फॉयल। ये जो प्लेटिनम हम लेते हैं इसके ऊपर हम पाउडर्ड प्लेटिनम भी लगा देते हैं। पाउडर्ड प्लेटिनम का क्या प्रॉब्लम है? पाउडर्ड प्लेटिनम का ये प्रॉब्लम है, का पर्पस क्या है? पाउडर्ड प्लेटिनम का ये पर्पस है कि उससे सरफेस एरिया बढ़ जाता है ताकि रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज हो सके। ये प्लेटिनम जो फॉयल है हम प्लेटिनम वायर से कनेक्ट कर देते हैं। इस प्लेटिनम फॉयल और प्लेटिनम वायर को हम एक ग्लास कंटेनर से इनक्लोज कर देते हैं। ये ग्लास कंटेनर है जो आपने गैसेस और लिक्विड के लिए यूज करना है। अच्छा, इसमें देखिएगा, अब ये जो प्लेटिनम फॉयल है, हम लोग यहाँ पे प्लेटिनम फॉयल को भी दो हिस्सों में डिवाइड कर देते हैं। एक ऊपर वाला पोर्शन बन जाता है, एक नीचे वाला। ये हम दो पोर्शन में क्यों, ये ग्लास वॉल से हम इसको डिवाइड करते हैं एक्सटर्नली। ये हम दो हिस्सों में क्यों डिवाइड करते हैं? ताकि जो ऊपर वाला पोर्शन है वहां पे H2 मॉलिक्यूल्स आके एड्सॉर्ब हो सकें, और नीचे वाला जो पोर्शन है उस पे H आयन एड्सॉर्ब हो सकें। तो प्लेटिनम क्या करता है? प्लेटिनम प्रोवाइड्स अ सरफेस सो दैट H2 एंड H आयन दे कैन कम इन इक्विलिब्रियम विद ईच अदर। तो अब होता क्या है, ये हमने सेटअप लगा के, ये जो ओपनिंग है यहाँ पे एक वेल्व होती है इस जगह, इस वेल्व को ओपन करके हम यहाँ पे हाइड्रोजन गैस पंप इन कर देते हैं। हाइड्रोजन गैस हम पंप इन करते हैं अंडर दीज स्टैंडर्ड कंडीशंस। जब ये कंटेनर फिल हो जाता है तो वो वेल्व ऑटोमेटेड होती है, खुद से वो क्लोज हो जाती है। अब आपने जब ये किया तो क्या होगा? H2 मॉलिक्यूल और H आयन दे हैव कम इन इक्विलिब्रियम।
तो इक्विलिब्रियम में आने की वजह से दो प्रोसेस स्टार्ट हो जाएंगे, ऑक्सीडेशन H2 की H आयन में और H आयन की रिडक्शन H2 में। अब ये दोनों प्रोसेस यहाँ पे हो सकते हैं, लेकिन इस वक्त यहाँ पे कोई डोमिनेट हम नहीं कहेंगे प्रोसेस हो रहा है। डोमिनेट क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि इसकी जो E0 वैल्यू है वो हमने 0 अस्यूम की हुई है। लेकिन कभी आप अगर इस हाफ सेल को कनेक्ट करेंगे किसी रिएक्टिव मेटल के साथ, तो मेटल आपको पता है दे अंडरगो ऑक्सीडेशन, तो जो एलिमेंट ऑक्सीडाइज होता है इट बिकम्स एनोड। तो जब आप एनोड के साथ कनेक्ट करेंगे तो हाइड्रोजन हाफ सेल कैथोड बन जाएगा। लेकिन अगर कभी आप किसी नॉन मेटल के साथ इस हाइड्रोजन हाफ सेल को कनेक्ट करेंगे, नॉन मेटल्स अंडरगो रिडक्शन इजीली, तो वो कैथोड बन जाएगा। फिर उस वक्त हाइड्रोजन आपका एनोड बन जाएगा। तो हाइड्रोजन कैथोड भी हो सकता है हाइड्रोजन हाफ सेल, और कैथोड के अलावा एनोड भी हो सकता है। डिपेंड करता है कि इसके साथ दूसरा हाफ सेल हमने कौन सा कनेक्ट किया हुआ है। आपको क्लियर हो गया होगा। एक और हाफ सेल की हम प्रैक्टिस कर लेते हैं जो गैसियस है। उस केस में हम ले लेते हैं क्लोरीन। अब क्लोरीन के केस में कोई ज़्यादा डिफरेंसेस नहीं होंगे। क्या डिफरेंसेस होंगे? जहाँ पे हमने हाइड्रोजन गैस पंप इन की है, क्लोरीन गैस पंप इन कर देंगे और H आयन की जगह हमारे पास क्लोराइड आयन होना चाहिए। देखें ये आपके सामने मैं स्केच कर देता हूँ। ये क्लोराइड आयन, HCl का ही सोल्यूशन ले लें आप 1 मोल पर डीएम क्यूब, या NaCl का सोल्यूशन ले लें, आपके पास क्लोराइड आयन की कॉन्सेंट्रेशन 1 मोल पर डीएम क्यूब होनी चाहिए। प्लेटिनम फॉइल ही यूज होगा क्योंकि क्लोरीन भी नॉन मेटल है, नॉन कंडक्टर है। आप इसको भी ग्लास कंटेनर ही रखेंगे क्योंकि क्लोरीन गैस है, आपने उसे कंटेन करना है। तो सारी गैसेस के लिए हमेशा यही अपरेटस आपने यूज करना है। अब जहाँ पे जब आप क्लोरीन पंप इन करेंगे, जब क्लोरीन पंप इन करेंगे तो ये सारा कंटेनर आपका ग्रीनिश येलो हो जाएगा, क्योंकि क्लोरीन का कलर ग्रीनिश येलो होता है। तो अब जब क्लोरीन ये कंटेनर फिलअप हो गया, ग्रीन येलो हो गया, तो आपका ये हाफ सेल कंप्लीट हो गया। अब इसमें क्लोरीन एंड क्लोराइड आयन दे विल कम इन कांटेक्ट। व्हेन दे विल कम इन कांटेक्ट तो ऑब्वियसली रिडक्शन और ऑक्सीडेशन शुरू हो गई। अब इस केस में कौन सा प्रोसेस डोमिनेट होगा? गैस कर सकते हैं आप लोग? इस केस में क्योंकि क्लोरीन नॉन मेटल है, नॉन मेटल प्रेफर टू अंडरगो रिडक्शन, तो इस केस में रिडक्शन डोमिनेट करेगी। और रिडक्शन जब डोमिनेट करेगी तो ये जो हमारा हाफ सेल है, रिडक्शन के लिए आपने हमेशा याद रखना है रेड कैट। रेड कैट का मतलब है रिडक्शन एट कैथोड। तो इसका मतलब हुआ कि ये जो रिडक्शन जब हो रही है तो ये जो हमारा हाफ सेल है इट विल बिकम कैथोड। रेड कैट, रिडक्शन एट कैथोड। और जब भी कैथोड होता है हमारा जो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल होता है, जो वोल्टाइक सेल होता है, तो इस पे चार्ज हमेशा पॉजिटिव आ जाता है। तब आप देखें ये दो एग्जांपल्स आपके सामने मैंने स्केच और लेबल किए हैं। अब कोई भी आपको गैस दी हो, आपने हमेशा उस गैस का हाफ सेल बनाते हुए इसी अपरेटस को माइंड में रखना है। अब इसके अलावा क्या क्या यूनिक सेल हो सकते हैं? नेक्स्ट एग्जांपल कॉपर। खैर कॉपर तो बहुत इजी है। आपने क्या करना है, कॉपर का कोई सोल्यूशन ले लेना है, कॉपर सल्फेट ले लें 1 मोल पर डीएम क्यूब। इसमें कॉपर मेटल है, इसी को डिप कर दें। सिर्फ प्रॉब्लम क्या है, कॉपर इज लेस रिएक्टिव मेटल, तो यहाँ पे रिडक्शन ऑक्सीडेशन दोनों होंगी, लेकिन इसमें से डोमिनेट कौन सा प्रोसेस होगा? रिडक्शन डोमिनेट होगा, बिकॉज कॉपर इज लेस रिएक्टिव देन हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन से लेस रिएक्टिव जब कोई मेटल होता है तो उसमें रिडक्शन डोमिनेट करेगी, तो वो हाफ सेल विद रिस्पेक्ट टू हाइड्रोजन कैथोड बनेगा और उस पर पॉजिटिव चार्ज इंड्यूस हो जाएगा। तो ये तो बड़ी सिंपल सी एग्जांपल थी। लेकिन नेक्स्ट जो एग्जांपल मैं आपको सॉल्व करवाने लगा हूँ वो थोड़ी सी ट्रिकी है। उसमें हम जो एलिमेंट कंसिडर करने लगे हैं, जिसका हाफ सेल बनाने लगे हैं, वो है सल्फर। अब सल्फर में क्या प्रॉब्लम है? नॉन मेटल तो है, लेकिन उसका तो सोल्यूशन आपके पास है कि नॉन मेटल अगर कोई एलिमेंट हो उसको कंडक्टर बनाने के लिए प्लेटिनम हमारे पास अवेलेबल है। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि सल्फर सॉलिड है, तो इस सॉलिड को कैसे हैंडल करेंगे? तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, देखें जरा कैसे हैंडल करेंगे। मैं आपको दो ऐसे हाफ सेल बना देता हूं जिसमें एलिमेंट हमारे सॉलिड है। देखें पहला सल्फर, आपने इस केस में क्या करना है, बीकर लेना है, बीकर पे बेस पे आपने सल्फर सॉलिड आपने प्लेस कर देना है। आपने सल्फर सॉलिड लेना है और नीचे उसकी एक लेयर लगा देनी। ये जो सल्फर सॉलिड है इसको आपने इमर्स कर देना है सॉल्यूशन में। क्या सॉल्यूशन होना चाहिए? सॉल्यूशन में आपका सल्फाइड आयन होना चाहिए। किसी भी मेटल का सल्फाइड ले लें, कोई ऐसा मेटल ले लें आप जो जिसका मेटल सल्फाइड सॉल्युबल हो। सोडियम सल्फाइड ले लें, इसका 1 मोल पर डीएम क्यूब सोल्यूशन बनाएं और ये सोल्यूशन आपने जो सल्फर की लेयर लगाई है उसके ऊपर डाल दें। अब क्या होगा, सल्फर और सल्फाइड इक्विलिब्रियम में आ गए हैं। अब जब ये इक्विलिब्रियम में आ गए हैं
तो यहाँ पे नॉन मेटल है तो इलेक्ट्रोड प्लेटिनम का लगेगा। प्लेटिनम आपने इस तरह लगाना है कि हाफ वो सॉलिड सल्फर के अंदर हो और बाकी हाफ वो सोल्यूशन में हो, और इसको प्लेटिनम वायर से आप कनेक्ट कर देंगे। आपने प्लेटिनम की हेल्प से इन दोनों सॉलिड सल्फर और सल्फाइड आयन, इन दोनों को इक्विलिब्रियम में आप लेके आ गए। जब इक्विलिब्रियम में आएंगे तो ऑब्वियसली रिडक्शन और ऑक्सीडेशन होगी, लेकिन चूंकि ये फिर नॉन मेटल है तो नॉन मेटल्स में हमेशा रिडक्शन डोमिनेट करती है, तो ये हाफ सेल हमारा एक दफ़ा फिर नॉन मेटल होने की वजह से इट विल बिकम कैथोड, क्योंकि आपने याद रखना है रिडक्शन ऑलवेज टेक्स प्लेस एट कैथोड और इस पे चार्ज पॉजिटिव इंड्यूस हो जाएगा। एक और एग्जांपल देता हूँ, आपने अगर खुद ट्राई करनी है ट्राई करें। इट इज़ आयोडीन, एग्जैक्टली ऐसा ही बनेगा। जहाँ पे मैंने सॉलिड सल्फर लिया है आप वहाँ पे सॉलिड आयोडीन ले लेंगे। सॉलिड आयोडीन जो है इट इज़ शाइनी ब्लैक सॉलिड। देखें इसकी मैं स्केचिंग कर देता हूँ, चेक कर लें आप लोग। आयोडीन सॉलिड सॉल्यूशन लेंगे, सोडियम आयोडाइड ले लें, पोटेशियम आयोडाइड ले लें, 1 मोल पर डीएम क्यूब। प्लेटिनम और आयोडाइड और आयोडीन दे विल कम इन इक्विलिब्रियम। यहाँ पे भी दोनों प्रोसेसेस होंगे, लेकिन इक्विलिब्रियम पे रिडक्शन डोमिनेट कर रहा होगा, और रिडक्शन डोमिनेट होने की वजह से ये हाफ सेल भी कैथोड बनेगा विद रिस्पेक्ट टू हाइड्रोजन, और इस पे भी पॉजिटिव चार्ज क्रिएट होगा। अब ये देखें, ये हमने दो और यूनिक हाफ सेल स्केच कर ली। अब मैंने एक लास्ट कंडीशन बताई थी, स्टैंडर्ड कंडीशंस आपको प्लेटिनम के लिए, कि अगर एक ही सोल्यूशन में एक एलिमेंट के दो डिफरेंट आयंस हो तो प्लेटिनम यूज़ करना है। क्यों यूज़ करना है वो एग्जांपल भी हम यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं और अपने लेक्चर को एंड कर देंगे। देखिए आयरन की अगर हमने स्केचिंग करनी हो, आयरन के दो तीन हाफ सेल बन सकते हैं। एक हाफ सेल हो सकता है कंटेनिंग Fe2+, आयरन 2 क्लोराइड ले लें, 1 मोल पर डीएम क्यूब, उसमें आयरन की प्लेट डिप कर दें, आयरन और Fe2+ के दरमियान इक्विलिब्रियम अटेन हो जाएगा। इस केस में ऑक्सीडेशन डोमिनेट करेगी बिकॉज आयरन इज अ रिएक्टिव मेटल। ऑक्सीडेशन हमेशा एनोड पे होती है, एनऑक्स, तो ये प्लेट इस पे इस हाफ सेल पे नेगेटिव चार्ज इंड्यूस हो जाएगा। अच्छा, आयरन का एक और हाफ सेल भी कभी कभी आपको बनाने को कह सकता है जिसमें आयरन 2 के बजाय आयरन 3 का कोई कंपाउंड हो, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आयरन 3 आयन भी प्रेजेंट है किसी हाफ सेल में तो उसमें भी जो आप इलेक्ट्रोड लगाएंगे वो इलेक्ट्रोड आयरन का ही होगा, क्योंकि आपको इक्विलिब्रियम चाहिए Fe का Fe3+ के साथ। यहाँ पे भी जो इक्विलिब्रियम पे प्रोसेस डोमिनेट होगा वो ऑक्सीडेशन होगी, और ये भी हाफ सेल रिलेटिव टू हाइड्रोजन, ये भी एनोड बनेगा और इस पे नेगेटिव चार्ज होगा। अब ये दो एग्जांपल्स मैंने क्यों दी हैं, बेसिकली जो चीज़ मैं आपको एक्सप्लेन करना चाह रहा था कि अगर किसी हाफ सेल में आपने आयरन 2 और आयरन 3 दोनों लेने हैं तो फिर क्या करने हैं। देखें, अब एक हाफ सेल हम बनाने जा रहे हैं जिसमें Fe2+ भी है, Fe3+ भी है। अब इस हाफ सेल में हम 1 मोल पर डीएम क्यूब ऑफ सोल्यूशन लेंगे, और उस सोल्यूशन में हमारे पास Fe2+ का भी होना चाहिए 1 मोल, Fe3+ का भी 1 मोल होना चाहिए इन 1 डीएम क्यूब। अब ये सोल्यूशन लिया। अब इस सोल्यूशन में हम क्या चाहते हैं, अब इस हाफ सेल में हम ये चाहते हैं कि Fe3+ इस इट मस्ट बी इन इक्विलिब्रियम विद Fe2+। हम ये इक्विलिब्रियम चाहते हैं इस केस में। अब इस इक्विलिब्रियम को अटेन करने के लिए जस्ट जरा खुद इमेजिन करें, अगर मैं यहाँ पे आयरन का रॉड डिप कर दूं तो आयरन का रॉड जो है इट विल बिकम एन एक्टिव इलेक्ट्रोड। आयरन का रॉड एक्टिव इलेक्ट्रोड बन के क्या करेगा, या तो वो जो लेफ्ट साइड पे हमने ऊपर इक्विलिब्रियम लिखा है वो आयरन का रॉड आयरन Fe2+ के साथ इक्विलिब्रियम स्टैब्लिश कर लेगा, या फिर वो Fe3+ के साथ इक्विलिब्रियम स्टैब्लिश कर लेगा। आप तो ऐसा चाहते ही नहीं है, आप चाहते हैं कि इक्विलिब्रियम Fe3+ और Fe2+ के दरमियान हो। तो जब भी ऐसा कोई प्रॉब्लम हो कि आप इक्विलिब्रियम दो आयंस के दरमियान चाहते हो तो आपको ऐसा इलेक्ट्रोड यूज करना पड़ेगा जो इनर्ट हो, जो दोनों आयंस को सपोर्ट दे, इक्वल सपोर्ट दे, जो उनके साथ खुद इक्विलिब्रियम स्टैब्लिश ना करे। तो इसलिए ऐसे केस में मैंने आपको बताया था लेक्चर के शुरू में कि ऐसे केस में आप जो इलेक्ट्रोड यूज करेंगे वो प्लेटिनम होगा। और एक और बात, जब भी ऐसा कोई हाफ सेल हो जिसमें एक ही एलिमेंट के दो डिफरेंट आयंस हो, उनकी जब भी इक्विलिब्रियम स्टैब्लिश होता है तो हमेशा रिडक्शन का प्रोसेस डोमिनेट करता है। तो ऐसा हाफ सेल हमेशा कैथोड बनेगा और उस कैथोड पे हमेशा पॉजिटिव चार्ज होगा। मैं उम्मीद करता हूं आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी
और आपने ये सीख लिया होगा कि कोई भी स्टैंडर्ड हाफ सेल अगर आपको बनाने को कहा जाए तो आप बड़ी आसानी से बना सकते हैं। थैंक यू फॉर योर टाइम। बाय।